आज रोटेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसका रेडियस है r, मास है m। इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लपेटा गया है और स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये जो सिलेंडर है इसका हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसका लेंथ जो है बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। इसका मास m है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, तो नीचे एक फोर्स आएगा mg और यहां से ऊपर एक नॉर्मल आएगा n। ठीक, जब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन आएगा आगे की तरफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन परफेक्ट रोलिंग के लिए सफिशिएंट है तो इस सॉलिड सिलेंडर का मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। फाइंड मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर परफेक्ट रोलिंग। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहां से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो जितना ही कम हो, फ्रिक्शन उतना ही कम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज्यादा आएगा, है ना। तो देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क लगाएगा, ऐसे अल्फा आना चाहिए। ये फ्रिक्शन उल्टा टॉर्क लगाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ही कम होगी उतनी अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि एफ जो है वो उल्टा डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है। ठीक, एफ का जो वैल्यू है वो जीरो भी किया जा सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, जब यहां पर नॉर्मल जीरो हो जाए। नॉर्मल नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। तो नॉर्मल जीरो कब होगा, आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एफ और एन, दोनों मिल करके mg के इक्वल होंगे किसी भी इंस्टेंट पर इक्विलिब्रियम में, है ना। तो मैं एन को जीरो कर देता हूं, तो पहला बात तो हो गया एफ इज इक्वल टू mg होना चाहिए। ठीक, साथ में कहा गया है कि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। मैं इसको एक्सिस ले लेता हूं, है ना, इसको एक्सिस ले लूंगा। फ्रिक्शन तो खैर वैसे भी जीरो है, इसको एक्सिस लेंगे या इसको एक्सिस लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। mg का नॉर्मल का टॉर्क वैसे भी जीरो आएगा, है ना। तो मैं इसको एक्सिस लेता हूं और ये जो फोर्स है इसका टॉर्क निकालता हूं इसके अबाउट। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे ऐसे जा रहा है, तो टॉर्क जो आएगा, है ना, मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे एफ इंटू ये रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्सिस से इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू होना चाहिए आई इंटू अल्फा। यहां पर ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस आर के बराबर है, हमने आर लिया। ठीक है, तो इसको हमने एक्सिस लिया है और इसीलिए इसी एक्सिस के अबाउट हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखेंगे, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा डिस्क का 3/2 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर बाई 2 होता है इसके अबाउट, पैरेलल की तरह लगाएंगे, है ना। तो ये 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा। तो यहां से अगर मैं कहूं कि जो f है, f का वैल्यू यहां से mg रख देता हूं, mg इंटू आर 3/2 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो देखेंगे a में यहां से कैंसिल और यहां से ये r गया और एक r यहां से गया, तो अल्फा का जो वैल्यू है ये आ गया 2g/3r। ये अल्फा मैक्सिमम है, क्योंकि इस अल्फा के केस में ये फ्रिक्शन जीरो होगा। फ्रिक्शन जीरो इसलिए किया क्योंकि नॉर्मल जीरो हमने कर दिया, कांटेक्ट एक तरह से छूट रहा है। जब कांटेक्ट छूट रहा होगा तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, है ना, और इसलिए अल्फा जो है वो मैक्सिमम आएगा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल में हमें एक डिस्क दिया गया है जिसको इधर लीनियर वेलोसिटी दिया गया v0, इसका सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी v0 इधर है और ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है और इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है इधर, है ना। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कहीं हिंज हो जाता है, सडनली हिंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हिंज हो गया, हिंज होने के बाद क्या होगा, ये अब इसी हिंज के अबाउट ये घूमना शुरू करेगा। तो हिंज के अबाउट अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो तो इस ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिस्क इज इन मोशन एज शोन इन फिगर ए, इस फिगर में दिखाया गया है। सडनली टॉप पॉइंट ऑफ डिस्क गेट्स हिंज्ड, फाइंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द हिंज, है ना। तो अगर मैं हिंज को एक्सिस मान लेता हूं
तो हिंज पर लगने वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क हो जाएगा 0, है ना। अगर टॉर्क हो गया 0 तो मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब इसका लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, है ना, ये हिंज है, इसके अबाउट लिखेंगे तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट, फिर सेंटर का इस एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। तो पूरी बॉडी का अगर सेंटर के अबाउट देखेंगे तो ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा तो यहां पर ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को निगेटिव लिया जाएगा, तो -I इंटू ओमेगा, है ना। तो मैं इसके अबाउट इसका लिखूंगा, I हो जाएगा डिस्क है तो mr²/2 I इंटू ओमेगा नॉट। ये एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज इसलिए निगेटिव लिखा है। ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहां पर प्लस माइनस से हम लोग उसको काम चला रहे हैं, तो माइनस उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में। अच्छा, अब इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये ऐसे पार्टिकल को ले जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे +mv0 इंटू r, इसका लाइन ऑफ मोशन और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो mv0 इंटू r। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया यहां पर इस डिस्क का, ठीक। फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहां पर देखेंगे, यहां पर ये एक्सिस फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सीधे I ओमेगा से निकालते हैं। यहां पर कंबाइंड मोशन था, तो कंबाइंड मोशन में जो है दो तरह से निकाला जाता है। ये निकाला जाता है ICM इंटू ओमेगा, है ना, प्लस जो है mv इंटू r, ऐसे करके निकाला जाता है। मतलब पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट, फिर सेंटर का इसके अबाउट, है ना। तो पहले पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट निकाला, ये आया, फिर सेंटर का इसके अबाउट। सेंटर जो है छोटा सा पार्टिकल मान सकते हैं, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन में mvr होता है, तो इस तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम निकल गया। यहाँ प्योर रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे इंटू ओमेगा, डायरेक्ट I ओमेगा निकलता है, I ओमेगा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर मोमेंटम इसका निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3/2 mr², 3/2 mr²। ये हो गया I इंटू नया वाला जो ओमेगा है, ये ओमेगा आ गया। अब यहां से हम लोग ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो देखेंगे पहले तो m एक कैंसिल हो जाएगा, फिर एक r भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा v0 माइनस ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाई 2 LCM ले लेते हैं, तो ये इतना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3/2 r इंटू ओमेगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो ओमेगा का जो वैल्यू है यहां से निकाल सकते हैं 2v0 माइनस ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाई 3r, है ना। तो ये हो जाएगा 2v0 बाई 3r माइनस ओमेगा नॉट बाई 3, है ना। ये नया वाला एंगुलर वेलोसिटी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक रिंग दिया गया है, इस रिंग का रेडियस है r, मास है m, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो है v। सामने जो है जैसे चलता जाता है, आगे एक स्टेप आता है, इस स्टेप से ये टकरा जाता है। तो टकराने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टेप पर फ्रिक्शन है, तो टकराने के बाद जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बताना है। फिर साथ में ये भी बताना है कि जो स्टेप इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग एज शोन इन फिगर। यहाँ पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, v है, और इसके पास एक्चुअली में एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ होगा जो कि v/r के इक्वल आना चाहिए। v = ओमेगा r होगा क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। इट कोलाइड्स विथ स्टेप ऑफ हाइट
r/2। ये जो स्टेप है इसका हाइट दिया गया है r/2। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय स्टेप जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ रिंग स्टार्ट्स असेंडिंग विदाउट स्लीपिंग। मतलब जब ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो स्लीप नहीं कर रहा, यानी कि वहां पर फ्रिक्शन है, ये कहने का मतलब है। तो जब यहां पर टकराएगा तो ये जो स्टेप है ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये जो पॉइंट है जहां से फोर्स लग रहा है, अगर उसी को एक्सिस मान लूं तो क्या होगा, यहां से जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा 0। अगर फोर्स का टॉर्क 0 हो गया तो उस पॉइंट के अबाउट यानी उस एक्सिस के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, है ना। ये पास में आकर के चिपक जाएगा इससे। मैं ऐसे फिगर बना देता हूं, ऐसा समझे कि स्टेप जो था वो यहां पर था और ये आकर के कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है। तो कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये जो स्टेप है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इधर, है ना, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, है ना। तो मैं इसी पॉइंट को एक्सिस मान लेता हूं, है ना। इस पॉइंट को अगर एक्सिस मान लूंगा तो ये जो नॉर्मल फोर्स है एक्चुअली में इंपल्सिव फोर्स है, उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 आएगा। और भी एक फोर्स लग रहा है यहां से एक फोर्स लग रहा होगा mg, और यहां से भी एक नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये mg नॉर्मल एक्चुअली में कैंसिल हो रहे होंगे, है ना। और दूसरा चीज ये है कि ये इंपल्सिव भी नहीं होंगे और इसलिए ये मोमेंटम चेंज नहीं करेंगे। तो मोमेंटम चेंज कौन कर सकता था, ये। तो हमने उसी को एक्सिस ले लिया, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये जो रिंग है एक्चुअली में ये कंबाइन मोशन कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना हो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, मतलब पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट, फिर सेंटर का इसके अबाउट, है ना। पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट लिखेंगे तो I इंटू ओमेगा। रिंग का I इसके अबाउट होता है mr² इंटू ओमेगा नॉट। ये हो गया I ओमेगा नॉट प्लस, देखेंगे ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और इसके अबाउट ये सेंटर ऑफ मास भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा ऐसे, है ना, ये ऐसे जाएगा। तो इसलिए वो भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को मैं पॉजिटिव लेता हूं इस बार। क्लॉकवाइज को मतलब मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक। तो इसको अगर हम लोग एक्सिस लेते हैं तो पहले पूरे बॉडी का सेंटर के अबाउट निकाला जाता है। सेंटर जो है एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास है, तो पूरे बॉडी को एक पार्टिकल मानकर यहां पर रखेंगे और ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा mv इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2, है ना, mv इंटू r/2। r/2 हाइट ये वाला है तो ये भी r/2 होगा क्योंकि इसका टोटल रेडियस r है। तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है ना। फाइनली जब इसके अबाउट ये रोटेट करेगा तो प्योर रोटेशन करेगा, इसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा, है ना। तो चूंकि प्योर रोटेशन करेगा तो मैं इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा I इंटू ओमेगा। I इसके अबाउट आएगा 2mr², इसके अबाउट होता है mr², पैरेलल थ्योरम लगाएंगे तो इसके अबाउट 2mr²। तो 2mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू जो न्यू ओमेगा है वो वाला, ठीक है। ये वाला ओमेगा भी क्लॉकवाइज ही है इसलिए उसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां से इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, mr² ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं v/r जैसा कि वहां बताया है, प्लस mvr/2 इज इक्वल टू 2mr² इंटू ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू है वो आ गई 3v/4r। ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी नया वाला। फिर चूंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए कहा गया है तो उसके लिए मैंने यहां पर एक फिगर बनाया है। इस फिगर को जो है यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा नॉर्मल रिएक्शन जो है ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आएगा क्योंकि रेडियस जो होता है सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया नॉर्मल, यहां से लगेगा mg। ये अगर r/2 है, ये हाइट r/2 है, मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना। तो अगर ये r/2 है तो ये भी r/2 होगा और ये रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री,
ठीक है। हमने क्या देखा कि ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली पूरे रिंग को एक पार्टिकल से रिप्लेस करना हो तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, है ना। तो ये जो पार्टिकल है वो एक्चुअली में आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है ना। तो घूम रहा होगा तो उसके पास सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो mg का कंपोनेंट निकालेंगे इधर रेडियल डायरेक्शन में। एक्चुअली में ये सेंटर बन रहा है, इसके अबाउट ये घूम रहा है ना। तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स आना चाहिए, तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos 60 डिग्री, है ना। तो जिधर एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, उधर फोर्स लग रहा है mg cos 60 माइनस n, उल्टा डायरेक्शन में n है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा की वैल्यू रख देंगे यहां पर, है ना। ये तो हो गया mg/2 माइनस n m। ओमेगा का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है 3v/4 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो देखेंगे यहां से n का वैल्यू आ गया mg/2 माइनस 9/16 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, दोनों कॉलम को मैच कराना है। अब देखेंगे ये जो पहला कॉलम है इसमें एक डिस्क के लिए डिफरेंट वेलोसिटीज और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ना। ये भी बताया हुआ है कि जो वेलोसिटी है और ओमेगा आर है उनमें क्या रिलेशन है। और जो राइट साइड में जो दूसरा कॉलम है इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये कौन सा इंफॉर्मेशन किस केस में सही बैठता है, ठीक है, उनको मैच कराना है। तो जैसे देखेंगे पहला वाला केस है, इसमें डिस्क का जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी है v0 इधर, और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है ना। तो इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी v0 इधर आएगी और ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा नॉट आर जो है वो इधर आएगा, ठीक। क्योंकि कहा गया है कि v0 और ओमेगा नॉट आर दोनों में रिलेशन है, v0 बड़ा है ओमेगा नॉट आर से, यानी ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से बड़ी है, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो आएगा v0 माइनस ओमेगा नॉट आर, ठीक है। तो इन दोनों का नेट इधर आ गया, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डिस्क का वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन आएगा वो उसको जस्ट उल्टा आना चाहिए, है ना। और फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का होगा, ठीक। काइनेटिक नेचर का होने का मतलब है कि इसका एनर्जी जरूर लॉस कराएगा, है ना। और साथ में इसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक पॉइंट दिया गया है ए, सारे ही केस में एक पॉइंट है ए, है ना। अब हम लोग देखते हैं इस साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। जैसे पहला है, कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट ए रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। जैसे ये पॉइंट ए मैंने कहा कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, एक्चुअली में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बिल्कुल यहीं से लग रहा होगा ऐसे, है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ए से पास कर रहा होगा। mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है। n और mg जो है वो इक्वल होंगे, ठीक। तो पॉइंट ए के अबाउट फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास कर रहा है, ठीक। mg और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी इनका टॉर्क भी कैंसिल हो जाएगा। mg का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज और नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, और कोई चौथा फोर्स है नहीं। तो चूंकि पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया जा सकता है, ठीक। तो ए के केस में ये जो पी ऑप्शन है ये तो सही हो गया। इनफैक्ट सारे केसेज में पी ऑप्शन आएगा, क्यों? सारे ही केसेज में फ्रिक्शन जो है वो इसी ए वाले लाइन से, इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लगेगा, चाहे आगे लगे या पीछे लगे, उसका लाइन ऑफ एक्शन ए से पास करेगा ही सारे ही केसेज में, है ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो पॉइंट ए के अबाउट 0 होगा हमेशा ही। फिर साथ में mg और नॉर्मल ये दोनों कैंसिल हो जाया करेंगे हर बार। mg और नॉर्मल बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में यहाँ पर, है ना।
मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनका टॉर्क भी बराबर आएगा इस पॉइंट ए के अबाउट, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कह सकते हैं पॉइंट ए के अबाउट जो नेट टॉर्क है वो हर केस में 0 है, और इसलिए हर केस में पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो पी वाला पार्ट है वो तो सारे केसेज में सही है, ए बी सी डी सब में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में कहा गया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमें पता है कि हर इम्परफेक्ट रोलिंग कहीं ना कहीं परफेक्ट रोलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही परफेक्ट रोलिंग शुरू होगा उस टाइम पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी या कम होगी, है ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा। निगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी तो घटाएगा ही घटाएगा, है ना। और इसलिए जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इनिशियल से कम ही आनी है। इसलिए ये जो Q पॉइंट है वो यहाँ पर सही है इस केस में, है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट यानी कि R पर। इसमें कहा गया है इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विथ स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क टुवर्ड्स लेफ्ट। ध्यान रखना यहाँ कहा गया है विथ स्लिपिंग, मतलब कि परफेक्ट रोलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और इसमें फ्रिक्शन देख सकते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है ना। यानी ये पॉइंट जो है वो सही है। ठीक, तो कह सकते हैं जो पॉइंट R है इस पर्टिकुलर A वाले केस में सही है। जब स्लीपिंग हो रहा है, जब परफेक्ट रोलिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, एस वाला जो पॉइंट है वो इस केस में सही नहीं होगा क्योंकि एस वाला पॉइंट R का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या बताया गया है, कहा गया इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विथ स्लीपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन डिस्क टुवर्ड्स राइट। इसमें राइट बोला गया है, इसमें लेफ्ट बोला गया है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट में लग रहा है तो राइट वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, है ना। अब आते हैं दूसरे वाले केस में बी में। तो बी में देखेंगे कि जो डिस्क है इसकी वेलोसिटी v0 दी गई है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उल्टा डायरेक्शन में दिया गया है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसके पास v0 वेलोसिटी तो आएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास जा रहा है, साथ में ओमेगा नॉट r से ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो ये वाला पॉइंट भी इधर रोटेट कर रहा होगा, ऐसे ये इधर जा रहा होगा, ये नीचे, ये इधर। तो ये पॉइंट ओमेगा नॉट r से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी होगी इतनी राइटवर्ड डायरेक्शन में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट स्लिप होकर आगे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आ जाएगा पीछे, और ये फ्रिक्शन भी काइनेटिक होगा क्योंकि यहां पर रिलेटिव मोशन है ना। तो अब जो है ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन जो है वो मैंने बताया जो P वाला है वो सारे केसेज में सही है, तो वो हमें पहले ही चेक कर लिया है ना। अब आते हैं Q वाला ऑप्शन में। Q वाला ऑप्शन में कहा गया था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए भी सही है क्योंकि यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है निगेटिव वर्क करेगा, निगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम आएगी। तो इसमें Q वाला ऑप्शन भी सही होगा, है ना। अब R वाला जो पार्ट है वो इसमें भी सही है ना, क्योंकि इसमें कहा गया था कि फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसमें भी लेफ्ट में लग रहा है। तो ये R वाला ऑप्शन यहां भी सही है, और R वाला सही है तो S वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कहा गया राइट में लग रहा होगा, तो ये S वाला इसमें नहीं आएगा। अब आते हैं तीसरे वाले में C में, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि जो डिस्क है, डिस्क की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v0 इधर है और ओमेगा नॉट इधर है ना। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट इधर जा रहा होगा v0 से, और ओमेगा नॉट r जो से पीछे जा रहा होगा ऐसे, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, है ना। अब कहा गया यहां पर कि v0 इज लेस देन ओमेगा नॉट r, ये कंडीशन दिया होगा, यानी ये इधर वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा है ना। तो कह सकता हूं मैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नेट वेलोसिटी इधर आएगा और वो आएगा ओमेगा नॉट r माइनस v0। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आगे आएगा और काइनेटिक नेचर का आएगा, है ना। तो इस केस में भी देखेंगे पहला वाला ऑप्शन तो सही है ही, जो पहले बताया था शुरू में P वाला, है ना।
जो Q है वो वाला भी सही होगा, क्योंकि इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, यहां पर एनर्जी लॉस होगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम आएगी, जैसा कि इसमें कहा गया है ना। तो इसमें Q वाला भी आएगा, ठीक है। R वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। R में कहा गया कि लेफ्ट में लगेगा फ्रिक्शन, एस में कहा गया फ्रिक्शन राइट में है ना। तो इसमें एस वाला ऑप्शन सही होगा, R वाला नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं फोर्थ वाला जो डी ऑप्शन है। इसमें देखेंगे कि वेलोसिटी v नॉट इधर है और एंगुलर वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, v नॉट इधर आएगा और ओमेगा नॉट r भी इधर ही आएगा। हालांकि इसमें भी दिया गया है कि v नॉट ओमेगा नॉट r से छोटा है, तो छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं इधर। तो नेट वेलोसिटी इधर आएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर का होगा, पीछे आएगा, है ना। यहां भी उल्टा आया था, है ना। यहां भी देखेंगे कि v नॉट इधर था, ओमेगा नॉट r उल्टा इधर था, लेकिन यहां पर v नॉट बताया गया था ज्यादा है ओमेगा नॉट r से, इसलिए इसका नेट इधर हो गया था, ठीक। यहां पर उल्टे थे तो कैंसिल हो गए थे, उल्टे थे तो ओमेगा नॉट r यहां पर ज्यादा था, तो इसको माइनस कर दिया हमने यहां से, तो नेट वेलोसिटी इधर आ गया था। इसमें क्या है, कम हो या ज्यादा हो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई, है ना। इसलिए फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे की तरफ। तो इस केस में ऑप्शन पी जो है वो तो सही है ना। एंगुलर मोमेंटम एक अबाउट कंजर्व रहेगा। जो क्यू वाला ऑप्शन है वो भी सही है, क्योंकि इसमें भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें भी लग रहा है, स्लिपिंग यहां भी हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी लॉस होगी, है ना। इसमें फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, इसलिए आर वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें कहा गया फ्रिक्शन लेफ्ट में लगना चाहिए, तो ये आर वाला इसमें सही आएगा। आर वाला सही है तो एस वाला गलत होगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन राइट में लगाने के लिए बोला गया है, ठीक। तो इसमें भी ये पी क्यू आर तीन ऑप्शन सही है, ठीक। ये तो हो गया मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसमें कहा गया कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसको आगे की तरफ दिया गया वेलोसिटी v नॉट और रिवर्स रोटेशन दिया गया, इसका ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी दिया गया। कहा गया है कि यहां पर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन की वजह से जो है फाइनली ये सॉलिड स्फीयर रुक जाता है। यहां जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 और ओमेगा भी 0, है ना। चाहे इधर कहें या इधर भी कह सकते हैं, जो कि 0 हो चुका है तो डायरेक्शन उसका तो होगा नहीं, है ना। तो फाइनली ये रुक जाता है। तो हमें v नॉट और ओमेगा नॉट जो इनिशियली दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक। तो अब एक काम इसमें कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट देखेंगे कि नेट टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, एक लग रहा होगा ऊपर नॉर्मल, इनका टॉर्क तो वैसे ही 0। इधर चूंकि स्लीपिंग हो रहा होगा, जैसे ये पॉइंट जो है वो v नॉट प्लस ओमेगा नॉट r से शुरू में जाएगा, बाद में v भी घट रहा होगा, ओमेगा भी घट रहा होगा, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा उसका भी टॉर्क इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट 0 आएगा। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एक्सिस मान लूं तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो शुरू में देखेंगे, क्योंकि ये कंबाइंड मोशन कर रहा है, तो पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट निकालते हैं, फिर सेंटर का इसके अबाउट निकालते हैं। तो पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट आई ओमेगा से निकालेंगे, सॉलिड स्फीयर है तो आई हो जाएगा 2/5 mr²। ये हो गया आई इंटू ओमेगा नॉट। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, है ना। इसके अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये पॉजिटिव। अब पूरी बॉडी का सेंटर के अबाउट हो गया, अब सेंटर का इसके अबाउट, सेंटर जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ये r डिस्टेंस है, तो सीधे आएगा am v नॉट इंटू r।
इस पॉइंट के अबाउट ये जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए उसको माइनस लिखूंगा। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज को निगेटिव लूंगा। ठीक, ये हो गया एक्चुअली में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं अब लिखूंगा। फाइनल देखेंगे कि रुक गया है, ना रोटेशन वाली वेलोसिटी है ना ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया 0। तो यहां से हम लोग ओमेगा नॉट और वी नॉट में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये एम और ये एम कॉमन लेकर बाहर कर देंगे, ये आर और ये आर कॉमन लेकर बाहर करेंगे, तो यहां से आएगा 2/5 ओमेगा नॉट आर इज इक्वल टू वी नॉट, है ना। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर निकालना हो तो 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 2r, ये ओमेगा नॉट का वैल्यू आएगा।